इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। सुभाष कांग्रेस से निकलते हैं, कांग्रेस से निकल के अपनी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी बनाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब सुभाष चाहते हैं कि जापान से, जर्मनी से इनसे सहयोग लिया जाए और जापान जर्मनी से सहयोग लेके देश को क्या करवाया जाए? आजाद करवाया जाए। अंग्रेजों को लगा ये मामला गंभीर, क्योंकि जापान जर्मनी अंग्रेजों के खिलाफ थे और सुभाष किसे समर्थन लेना चाहते हैं? जापान जर्मनी इटली से समर्थन लेना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने सुभाष को नजरबंद कर दिया। घर में बंद रहो भाई साहब, घर से बाहर आने की आवश्यकता नहीं। तो सुभाष एक दिन नजरबंदी से निकल गए, वेश बदल के निकले, यहां से गए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से गए जर्मनी, जर्मनी जाके मिलते हैं हिटलर से और हिटलर को जाके कहते हैं भाई हिटलर, तू अंग्रेजों के खिलाफ है, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ है, तू हमारा साथ दे, हम तेरा साथ देंगे। हिटलर उनको कहता है आप सिंगापुर जाओ। कहां पर जाओ? सिंगापुर। वहां हमारे जापान ने नया नया कब्जा किया, जापान से जाके बातचीत करो। तो हिटलर या जर्मनी उनको कहां पर भेजता है? अपने सिंगापुर। सिंगापुर ही क्यों भेजा वो बात इधर पढ़ते हैं। अंग्रेजों की सेना जापान से लड़ने के लिए जाती है, अंग्रेजों की सेना में इंडियन सोल्जर्स है, जापान से वो अंग्रेजों की सेना जिसमें इंडियन सोल्जर है हार गई। हार गई तो उनको पकड़ के किस में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर पड़े वो भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों और जापानियों को कहा कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। वे भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की तरफ से जापान के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, जापानियों द्वारा पकड़ लिए गए, अतः किसके तरफ हो गए थे? जापान की तरफ। और दो अपने वालों ने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया भाई साहब तुम्हारे साथ हो जाते हैं। दो नेता थे, मोहन सिंह और निरंजन सिंह। कौन कौन थे? मोहन सिंह और निरंजन सिंह। और इन्होंने वहां जापान के अंदर बना ली अपनी आजाद हिंद फौज। मतलब जापान के सहयोग से क्या बना ली? आजाद हिंद फौज। अब नेता किसको बनाए? फौज तो बना ली। अपना फौज का लक्ष्य क्या है? देश को आजाद कराना है। तो देश को आजाद कराने के लिए पॉलिटिशियन की आवश्यकता है। अब इनको नेता की आवश्यकता थी। इनको एक बार फिर वही नेता याद आया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान, जर्मनी, इटली के सहयोग से तब भी वो देश को आजाद करवाना चाहता था, रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहां से फरार हो गए, जापान चले गए थे। जापान की लड़की से शादी कर ली थी, जापान में ही रहते थे। इसलिए इन आजाद हिंद फौज वालों ने जाकर रास बिहारी बोस जागो, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। एक बार वैसी परिस्थितियां हैं, वापस अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में लगे हुए हैं और इस बार धमाका कर देते हैं। तो इनको इनका नेता कौन बन गए? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने इनको कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, हमें किसी यंग ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी। इतने में दो काम एक साथ, ये यंग ब्लड की आवश्यकता है, उधर से सिंगापुर आते हैं सुभाष, इसलिए यंग ब्लड कौन थे? सुभाष। इसलिए कमान किसको दे दी गई? सुभाष चंद्र बोस। किसको कमान दे दी? किसकी? आजाद हिंद फौज। और अब इन्होंने वहां सिंगापुर में बनाई आजाद हिंद सरकार। सिंगापुर में क्या बनाई? आजाद हिंद सरकार। हम सरकार बना लेते हैं, कब्जा तो कर ही लेंगे। अब जापान जाके इंडिया पे कब्जा कर लेगा, कब्जा करते भी सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार बना लेते हैं। सुभाष ने कहा मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री और मैं सेनापति, तीन पोस्ट मेरे पास। क्या क्या तीन पोस्ट अपने पास रखी? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आप विदेश मंत्री बन जाओ, आप वित्त मंत्री, आप गृह मंत्री। पूरी गवर्नमेंट तय की है उन्होंने। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सेना के दो मुख्यालय होंगे, एक मुख्यालय होगा सिंगापुर और एक मुख्यालय होगा रंगून। कौन कौन से दो? सिंगापुर और रंगून। क्योंकि मैंने बताया था कि जापान कब्जा करते करते कहां आ गया था? बर्मा। बर्मा की राजधानी कौन सी? रंगून। तो दो मुख्यालय बना लिए, कौन कौन से? सिंगापुर और रंगून। अब बर्मा आ गया, तो अब अपने को कहां चलना है? आगे इंडिया। अब इंडिया चलना है तो रंगून में सुभाष रेडियो पर भाषण देते हैं, रेडियो पर संबोधित करते हैं। सुभाष उसमें कहते हैं कि हे देश के राष्ट्रपिता, हे देश के इस आजादी के यज्ञ में हम अंतिम आहुति देने के लिए जा रहे हैं। हे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्लीज हमें न केवल आशीर्वाद दीजिए बल्कि हमारे लिए मांगिए, दुआ मांगिए कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता करने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो कौन है? कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो यहां रंगून से बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? अब यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े तो दो द्वीपों पर कब्जा किया, एक तो अंडमान पे कब्जा किया और एक कब्जा किया निकोबार। कहां कहां कब्जा किया? अंडमान और निकोबार। और अंडमान का नाम बदल कर किया शहीद द्वीप, नाम बदल कर क्या कर दिया? और निकोबार का नाम बदल कर दिया स्वराज। निकोबार का नाम बदल कर क्या कर दिया? तो दो द्वीपों का नाम चेंज किया, अंडमान द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का नाम बदल क्या कर दिया? स्वराज द्वीप। किसने? आजाद हिंद फौज। किसने कर दिए? आजाद हिंद फौज ने। अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप, निकोबार का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिए उन्होंने। इधर वो कोहिमा तक, उधर कोहिमा तक भी वो आ गए थे, कोहिमा तक वो सेना आगे बढ़ गई थी वहां पर। इतने में हिरोशिमा नागासाकी हो गया। और जैसे हिरोशिमा नागासाकी हो गया, जापान हट गया पीछे। हम किसके पीछे कूद रहे? टोकड़ियो खुंटा पाण कूदे। टोकड़िया समझते हो? टोकड़िया
गाय का जो बछड़ा होता है, तो बछड़े की एक पूरी प्रकृति देखना, कभी खूंटे के बंधा हुआ था तो खूंटे को लेकर कभी इधर जाएगा, रस्सी को लेकर कभी इधर जाएगा, लगता है इसे खूंटा तोड़ देगा, और ये भागना चाहता, आप खोल दो कहीं नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है। तो गांव में कहते हैं भाई फिर टोकरिया बंधा हुआ था तो क्यों इतना कर रहा था, कि खूंटे को चेक कर रहा था कि खूंटा मजबूत है कि नहीं है। तो अपना खूंटा कौन था, जापान। तो हम किसके पीछे कूद रहे थे, जापान। जापान सरेंडर कर गया, तो आजाद हिंद फौज ने भी क्या किया, सरेंडर। सुभाष को लगा नहीं, अपने रूस से लेते हैं समर्थन। कहां लेते हैं, क्योंकि सुभाष साम्यवादी हो गए, साम्यवादियों का देश कौन, रूस, इसलिए सुभाष जा रहे थे रूस। ताइवान के अंदर उनका प्लेन क्रैश कर गया, और उस प्लेन क्रैश के अंदर सुभाष की क्या हो गई, डेथ। तो जापान के आत्मसमरण के बाद जापान के सरेंडर कर दिया, और सुभाष की क्या हो गई, मृत्यु। सुभाष ताइवान के अंदर मृत्यु हो जाती है उनकी, ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। अब साहब आजाद हिंद फौज वाले जो भी नेता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गई थी जापान के खिलाफ, जापानियों ने गिरफ्तार किया। फिर वो जापान के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने, इस बार अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तो आजाद हिंद फौज के साथ जोरदारी चीजें हो गई। 3 बड़े नेता थे आजाद हिंद फौज के जिनको गिरफ्तार किया गया। एक थे शाहनवाज खान, कौन थे, इनके नाम याद रखना है, कोई पूछेगा अपने से। एक थे प्रेम कुमार सहगल, कौन थे, प्रेम कुमार सहगल। एक थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। कौन कौन 3 नेता बताओ, देखे कौन कौन है, नाम बोलो देखे। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह। ये शाहनवाज खान शाहरुख खान के नाना जी है। शाहरुख खान समझ गए, क्या किरण वाला, उसके जो नाना जी है, नाना जी का नाम क्या है, शाहनवाज खान उनके नाना जी। एक महिला बटालियन थी, और महिला बटालियन की जो मुखिया थी उनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। क्या नाम था, झांसी ब्रिगेड। कौन सी ब्रिगेड हुआ करती, झांसी रानी ब्रिगेड। तो झांसी रानी जो ब्रिगेड थी उसकी जो मुखिया थी, उस मुखिया का नाम क्या था, लक्ष्मी स्वामीनाथन। क्या नाम था, लक्ष्मी स्वामी। इन सब पे मुकदमा चला, और भारत के बड़े बड़े वकीलों ने इनका मुकदमा लड़ा। बड़े बड़े वकील वही आपके, एक थे भूला भाई देसाई। कौन थे, भूला भाई देसाई। एक वही तेज बहादुर सप्रू, एक ये आपके काटजू। नेहरू जी सेल्फी लेते ही थे। बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा कि हमारे सिपाहियों को कुछ भी होने नहीं दे। आप याद करो, शाही नौसेना विद्रोह का एक कारण था, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर क्या चल रहा है, मुकदमा। वो भी नाराज है इससे, मुकदमा चला कि नहीं हमारे साथियों को छोड़ो। अंग्रेजों ने तीनों को मृत्युदंड की सजा दी। तीनों किसकी सजा दी, तो फिर ये वकील क्या कर रहे थे कि बड़े बड़े वकीलों ने मुकदमा लड़ा, इनके नाम और याद करते हैं, इनके क्वेश्चन और पूछते हैं। मेरे को याद है, मेरा जो पहला कोई एग्जाम दिया हुआ कम्पिटिटिव, वो एनडीए का दिया हुआ 12th करने के बाद। उसमें क्वेश्चन था इनमें से कौन आजाद हिंद फौज का सैनिकों का मुकदमा लड़ने वाला वकील था, भूलाभाई देसाई। तो भूलाभाई देसाई देखते, मैं अभी भी उसको भूलता नहीं हूँ यार, ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने भूलाभाई देसाई वाला। तो इनके नाम और एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्होंने मुकदमा लड़ा और क्या हुई, फांसी हुई। वो तो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर था आपका लॉर्ड वेबल। कौन था, और लॉर्ड वेबल ने कहा आर्टिकल 72, आर्टिकल 70 राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। उस समय राष्ट्रपति वाली पावर किसके पास, गवर्नर जनरल। उसने कहा जा तो वैसे रहे, देश तो आजाद होना ही है, अपने को तो जाना ही है, जाते जाते क्यों भाई साहब खूनों हाथों में खून लगा के जाएं। तो उसने इनकी सजा को क्या कर दिया था, माफ। ये जो लक्ष्मी स्वामीनाथन थे ना, बाद में इन्होंने इनके साथ शादी कर ली थी, पीके सहगल से शादी कर ली थी, इसलिए बाद में लक्ष्मी स्वामीनाथन का नाम हो गया था लक्ष्मी सहगल। क्या नाम हो गया, लक्ष्मी। अभी मरे हैं 2019 के आसपास, 2013 में डेथ हुई थी, 2013 तक बैठे थे लक्ष्मी सहगल। क्योंकि जब ये 1945 में जब ये घटनाएं हो रही है, तो वो एकदम छोटी लड़की थी, 19-20 साल की थी। 91 साल जी के गए, 91 साल जी के गए तो आराम से 2013 तक आ जाएंगे। फिर साम्यवादियों ने इनके साथ बहुत बुरा किया। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा दिया था बीजेपी की गवर्नमेंट। पहली बार बीजेपी की गवर्नमेंट वही थी, 98 से 3 वाली गवर्नमेंट थी। बीजेपी गवर्नमेंट में राष्ट्रपति किसको बनाया जाए, उसकी बारी आई। बीजेपी को यह लगता था कि यार मुसलमान हमें वोट नहीं देते, और बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी मानी जाती है, क्यों ना हम किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बना दे, तो अपने लिए एक थोड़ा रास्ता खुलेगा। तो कौन से मुसलमान को बनाया जाए। 98 में ठीक बीजेपी ने पहले परमाणु विस्फोट किए थे, परमाणु परीक्षण किए थे। परमाणु परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे एपीजे अब्दुल कलाम। लगा रहे वैज्ञानिक भी है, मुसलमान भी है, इंटेलिजेंट भी है, बना दिया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम, बीजेपी ने पत्ता फेंका कि साहब एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बनाया जाएगा,
राष्ट्रपति। अब कौन पार्टी है कहे कि हम विरोध करेंगे? अभी देख, कांग्रेस कहे कि एपीजे अब्दुल कलाम को हम राष्ट्रपति नहीं बनने देंगे, तो बीजेपी के देखिए कांग्रेस का काला चेहरा, मुसलमान को नहीं बनाने देना चाहते राष्ट्रपति। कांग्रेस ने कहा शाबाश, इतना अच्छा नाम हो ही नहीं सकता भाई साहब। भारत की सारी पार्टियों ने कहा हमारे नेता कौन होने चाहिए, राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, एपीजे। एक साम्यवादियों ने कहा कि नहीं होंगे, तो साहब चुनाव लड़ो इनके सामने। हाँ चुनाव लड़ेंगे। और डोकरी को बुढ़ापे में जाके धूल में दौड़े गिरवाए, इनको चुनाव लड़वाया। लक्ष्मी सहगल को चुनाव लड़वाया, 1% वोट आए, 99% वोट तो उधर, और एक आधे परसेंट जो भी इनको मिले थे वो इधर मिले। बुढ़ापे में जाके इज्जत थी अच्छी खासी। लक्ष्मी सहगल कौन, आजाद हिंद फौज की कमांडर। अब एक और जुड़ा, लक्ष्मी सहगल कौन, जो कलाम सर के सामने चुनाव लड़ी। वो भी वो चुनाव जो एक तरफा था, वो भी वो चुनाव जो जीता हुआ था। तो अभी मोदी जी का एक इंटरव्यू था, उसमें मोदी जी ने कहा है कि बीजेपी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला है। हमने पहली बार एक मुसलमान को बनाया था, दूसरी बार एक दलित को बनाया था, तीसरी बार हमने आदिवासी और एक महिला को बना दिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे थे वो, और रामनाथ कोविंद सर की बात कर रहे थे, और हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे थे। तो वो कलाम सर के सामने चुनाव किसको लड़वा गए थे, साम्यवादी। तो वो साम्यवादी प्रैक्टिकल तो आई नहीं, इतना तो समझते हैं कि जनभावना नाम की भी कोई चीज होती है। इसलिए लक्ष्मी सहगल को तो अपने भूल भाल गए, कलाम सर को न तो भारत आज भूला है, न कभी भूले। कलाम सर को कहा आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको 2 चेंज करने पड़ेंगे। कलाम सर ने कहा बताओ, कहा एक तो ये तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल चेंज करो। सरकार की शर्त थी कि हेयर स्टाइल चेंज करो, ये जो तेरे नाम से पहले भी तेरे नाम कलाम सर की थी, तो बीच में से एकदम यूं किए हुए एकदम बाढ़ वैसे। और एक है ना, आपको कोट पैंट पहनना पड़ेगा, वरना कलाम सर वो रखते थे पैंट शर्ट रखते, खुले खुले से शर्ट रखते हैं नीचे लटके वैसे, उस टाइप के पुराने आप फोटो देखेंगे वैसे मिलेंगे। तो कलाम सर ने कहा कोट पैंट तो पहन लूंगा, पहले तो उसके लिए भी मना किया कि नहीं। फिर कहा रही है भारत के राष्ट्रपति की ऑफिशियल ड्रेस होती है और इस प्रकार पहनने पड़ते हैं, कहीं भी जाओ तो कोट पैंट ऊपर तक यूं बंदर वैसे होना चाहिए, आप यूं बटन दो खुले वैसे जाते हो। कलाम सर ऐसे नहीं चलेगा। तो कलाम सर ने कहा ये तो कर लूंगा, पर तेरे नाम हेयर स्टाइल तो आज चेंज करूं कल चेंज। इसलिए कलाम सर की हेयर स्टाइल तो वो की वो रही थी बाकी। ओ गजब गजब इंटेलिजेंट आदमी, गजब। राष्ट्रपति पाकिस्तान का राष्ट्रपति बन गया था परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ के साथ उस समय मीटिंग हुई थी आगरा में अपने। तो आगरा में परवेज मुशर्रफ को बुलाया हुआ था, तो कहा कि परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा, आधे घंटे का टाइम है, उसमें मुलाकात की जाएगी। तो लगा कि यार मुशर्रफ जरूर कोई भारत पाकिस्तान टाइप की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम टाइप की बात करेगा, ऐसी बात करके फिर राष्ट्रपति का स्टैंड लेना चाहिए। राष्ट्रपति का स्टैंड वही होता है जो भारत सरकार का है, राष्ट्रपति अलग स्टैंड तो ले नहीं सकता। फिर कोई मुसलमानों की बात करवाएगा, चूंकि कलाम सर मुसलमान है, कोई दूसरे प्रकार की बात करवाएगा। कलाम सर गजब इंटेलिजेंट आदमी। मुशर्रफ पहुंचा तो कलाम सर ने मैसेज करवाया कि 2 मिनट में आ रहे हैं। फिर ऐसे कमरे में उसको बिठाया जिसमें आगे स्क्रीन थी। फिर कलाम सर आए, रिमोट हाथ में लिए उधर से, और आते ही हाथ मिलाए, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज देखिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। उधर वो वीडियो स्टार्ट किया। तब एक भारत में योजना चलती थी, मैं नाम भूल गया, सर रूडा नाम था, RUDA ऐसे कुछ ऐसी, अब मैं एग्जैक्टली नाम बोल रहा हूं, उस टाइम मेरे को नाम याद था कि ग्रामीण इलाकों में शहर की सुविधाएं कैसे लागू की, रूरल एरियाज में अर्बन जो सुविधाएं, क्या है RUDA नहीं है, डी नहीं होगा, अर्बन एरियाज है, रूरबन तो ये अब चला है इन्होंने, रूरबन वो 4 अक्षरों में था, मेरे को याद है, अब नाम भूल गया उसका, ऐसी कोई योजना थी वो। और 30 मिनट तक परवेज मुशर्रफ को योजना दिखाई वो वहां पे। और कहा पाकिस्तान भी गरीब है, हम भी गरीबी देश है, और अपने भी ग्रामीण इलाके, तुम्हारे भी कमजोर, हमारे भी ग्रामीण इलाके कमजोर, देखो हम एक योजना लाए ग्रामीण इलाकों में, शहर की योजना है, तुम भी योजना लाओ। मुशर्रफ ने, अब मुशर्रफ ये तो कैसे कहेगा हम तो अमीर है नहीं लाएंगे, तो मुशर्रफ ने देखी वापड़े ने, और जैसे बंद किया इतने में 30 मिनट का समय समाप्त। इतनी मीटिंग थी, इनके तो प्रोटोकॉल होते, इतनी देर ये करोगे, इतनी देर ये करेंगे। मुशर्रफ ने जाते जाते कहा कि मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप, बात करने का मौका ही नहीं दिया यार, वरना मैं कुछ तो बोलता उस पे। तो कलाम सर के सामने चुनाव लड़ने वाली थी बात, लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा। तो कौन कौन, ये 3 नेताओं का भी सीधे सीधे पूछ ले, आजाद हिंद फौज के 3 कमांडर के नाम बताओ, तो कौन कौन थे? प्रेम कुमार, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों। अब क्या होता है, कई बार अगला ये क्वेश्चन दे देता है, आजाद हिंद फौज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? अब वैसे देखें तो कुछ ही नहीं था, सीधा सीधा। तो भाई 45 में हो रहा है, 47 में देश आजाद हो गया। भाई थोड़ा पहले हो तो हम कह देंगे चेतना ही फलाना है, ढिंकड़ा है, ये है, पर फिर भी लानी है चेतना अपने को। तो अपने को कहना है कि भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना का संचार किया। उल्टा सैनिकों को
अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। भाई अंग्रेजों का जो था वो ढांचा किस पे टिका हुआ था? सेना, पुलिस और प्रशासन।